हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिव्यू। और फास्ट ट्रैक रिव्यू के पहले दिन जो चैप्टर हम उठाएंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ सेक्शन। और अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं और क्यू हमें फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम डी क्यू बाई डी टी कर सकते हैं। अगर हमें एवरेज करंट निकालनी है तो हम टोटल चार्ज फ्लो अपन टोटल टाइम कर सकते हैं। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन दिया हुआ है और हम कंडक्टर से टोटल चार्ज फ्लो निकालना चाहते हैं तो हमें 0 से t टाइम तक इस करंट का इंटीग्रेशन करना होगा या फिर करंट वर्सेस टाइम का एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा। करंट के ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिएंट और नॉन ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट करंट को हम टाइम वेरिंग करंट कहते हैं। इसके भी 2 फॉर्म्स होते हैं, एसी और नॉन एसी। ये आप बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको करंट का दूसरा फॉर्म पढ़ना है जिसको हम नॉन ट्रांजिएंट या फिर डीसी यानी डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अगर हमारे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो हम करंट डेंसिटी को I अपॉन एरिया लिख सकते हैं। एरिया से मेरा मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अगर डायग्राम जैसा बना हुआ है, ये एरिया स्लैंट है यानी एरिया वेक्टर करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे आपको करंट डेंसिटी लिखना होगा I अपॉन ए कॉस थीटा। क्योंकि याद रखिए आपको केवल करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेना है, तो आपको एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के अलोंग हो। याद रखिए एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग हो, ठीक है। और इससे अगर हम करंट निकालें तो करंट की वैल्यू 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखी जा सकती है। यस, J is a vector quantity and direction of J is along the flow of current. So I is J dot A. अब ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल करंट के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी J इक्वल टू I अपॉन A विल बी द करंट डेंसिटी इन दिस केस। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप देख सकते हैं एक कंडक्टर आपको डायग्राम में दिख रहा है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है और उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है। V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड बनेगी जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे। जो वेलोसिटी वो इस ड्रिफ्ट के वजह से एक्वायर करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से कोई स्पीड नहीं होती। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं अप्लाई किया होता है तब भी जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एवरेज थर्मल स्पीड होती है। इस एवरेज थर्मल स्पीड की जो ऑर्डर होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की होती है। लेकिन ये एक रैपिड और रैंडम मोशन होता है और इस कारण हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अपोजिट कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाती है, जिसके वजह से नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज नहीं हो पाता किसी क्रॉस सेक्शन से। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्पीड के वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। और अगर हम इन एवरेज थर्मल स्पीड्स को डायरेक्शन के साथ लें और इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी लें तो उसकी वैल्यू 0 होगी। एक और बात, कंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनका ऑर्डर होता है 10⁻29 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का। जैसे ही कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं और जो वेलोसिटी वो एक्वायर करते हैं उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी ऑर्डर 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम पीरियड होता है जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हुए जितना समय बिताते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन को हम फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसी तरह से हम E के जगह पे V/L सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसको पुट करने के बाद हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है E कैपिटल V टाउ अपॉन ml, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसको हम कैलकुलेट अगर करें तो दैट विल बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
तो ये तीनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल चार्ज Q मिलता है, जिसको हम टाइम से डिवाइड या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिलता है I इक्वल टू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू n यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आइए बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी की डेफिनेशन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो मोबाइल चार्ज है वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है, उसका रेशियो ई के साथ जब हम लेते हैं तो हम उसको मोबिलिटी कहते हैं। सो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल कर अपने पिछले इक्वेशन में डाल दें तो हमारा इक्वेशन आई का मोबिलिटी के ऊपर आता है आई इक्वल टू ए इंटू म्यू ई, जहाँ म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आइए बात करते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन प्रूव किया आई इक्वल टू ए वी डी एन ई। इससे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन भी प्रूव किया था, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट था ई इंटू कैपिटल वी इंटू टाउ अपॉन एम एल। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल दें तो हमें करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल दिखता है और साथ में दिखता है कांस्टेंट टर्म। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें अगर ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट यानी एरिया और लेंथ को हम अलग कर दें तो बाकी जो टर्म बचता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, वेयर एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आइए इसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। आई इक्वल टू ए वी डी एन इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी तो हमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल मिलता है। जो कांस्टेंट वहाँ साथ में वी के साथ अप्लाइड है उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कंडक्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल जी। सो आई इक्वल टू कैपिटल जी इंटू वी। नाउ कंडक्टेंस की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है ए इंटू एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। इसमें अगर एरिया और लेंथ यानी क्रॉस सेक्शनल और लेंथ को अगर हम अलग कर देते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स को अगर हम अलग कर दें तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हमें मिलते हैं वो है एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और वो टर्म कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अगर हम इस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू होगी एम एल अपॉन ए इंटू एनी स्क्वायर टाउ। और इसमें भी अगर हम ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट यानी एल और ए को अलग कर दें तो जो भी हमें मिलेगा वो एक मटेरियल कांस्टेंट होगा और उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रो की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सिग्मा के रेसिप्रोकल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं रो की वैल्यू सिग्मा के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इन एक्सप्रेशंस के अंदर आपको जो स्मॉल टी दिख रहा है दरअसल वो स्मॉल टी नहीं है, दैट इज़ टाउ, एंड दैट टाउ इज़ नथिंग बट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे हम ओम्स लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जो एक्सप्रेशन अभी मिला है वो ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू जी इंटू वी, यानी कंडक्टेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें अगर हम जी को दूसरी तरफ ले आकर रेसिप्रोकल बना दें उसका तो यही एक्सप्रेशन बन जाता है वी इक्वल टू आई आर, और यही ओम्स लॉ है। लेकिन ओम्स लॉ का एक अल्टरनेट फॉर्मेट भी होता है और वो होता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम ओम्स लॉ को लिख सकते हैं जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेयर सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को हम E डिवाइडेड बाई रो भी लिख सकते हैं, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी। इस ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं और इसको डिराइव करना बहुत सिंपल है। करंट की जो आपने वैल्यू अभी ऊपर में डिराइव की थी उसमें एरिया से डिवाइड कर दीजिए और एनी स्क्वायर बाई टाउ अपॉन एम ई को आप अलग कर दीजिए तो आपको ये एक्सप्रेशन आसानी से मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते समय आपको E V बाई एल की जगह लिखना पड़ेगा, जिसके बाद आप आसानी से इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ के इस अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। द रीज़न भी इस एक्सप्रेशन के अंदर J और E वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर हम वेक्टर साइन पुट करते हैं तो यही ओम्स लॉ देखिए अब आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के दौरान हमने ओम्स लॉ प्रूव किया, जो कि ये कहता है कि द करंट in a conductor set up by a given potential difference V applied across the conductor is proportional to the applied potential difference under the given physical conditions, that is I is proportional to V। याद रखिए R और G एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कहीं कहीं पे G के जगह उसे K भी लिखा जाता है, और R का यूनिट होता है ओम जबकि J का यूनिट होता है मोल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमें सीखने होंगे। अगर हम टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को बढ़ाते हैं तो रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी थर्मल स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ेंगे, जिसके वजह से क्या होगा मीन फ्री पाथ डिक्रीज कर जाएगा
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो मीन फ्री पाथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के अलावा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी मेटल्स की तरह से जहाँ की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसी के विपरीत कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन है और कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। कमर्शियल रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मैंगानीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन का, और इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इनके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, यानी टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ इनके रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, और इस रो एल बाई ए फार्मूले को अगर आप एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह अगर आप ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दें यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ये फार्मूला बनता है रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी अगर हम कंडक्टर को खींच के लंबा कर दें या फिर उसको कुछ पीसेज में काट के उन पीसेज को एक साथ स्ट्रैंडिंग कर दें, तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टेंस उसके लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसी पे बेस देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स प्रेजेंट लेंथ द रेजिस्टेंस विल बिकम n स्क्वायर टाइम्स। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगी और लेंथ को आपने n टाइम्स कर दिया, लेंथ के स्क्वायर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए नई रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। स्मॉल चेंजेस अगर लेंथ में किए जाएं, चूंकि r इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस को हम परसेंटेज चेंज इन लेंथ माइनस परसेंटेज चेंज इन एरिया लिख सकते हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में आप याद रखिए कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड दैट इज ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन एरिया विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज एरिया अगर बढ़ेगी तो याद रखिए वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, एंड इट इज़ नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल रेडियस। अगर आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज क्रॉस सेक्शनल रेडियस के परसेंटेज चेंज के 4 टाइम्स होगा और नेगेटिव होगा, यानी अगर रेडियस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होगी एंड वाइस वर्सा। अब आइए डिपेंडेंस डिस्कस करते हैं हम रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के ऊपर। देखिए किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और रिलेशन होता है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। रो नॉट को हम 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टिविटी कह सकते हैं और अल्फा जो होता है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। टी इज़ द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर रिलेशन हम रेजिस्टेंस का भी टेम्परेचर के साथ लिख सकते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर के इंक्रीज के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। कलर कोडिंग, कमर्शियल रेजिस्टेंस के ऊपर 4 कलर की पट्टियाँ बनी होती हैं जिनके कलर को देख के आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं, और इनके कलर्स के जो कोड होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसको आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं। बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्ड्स, और इससे आप हर कलर की कोडिंग कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। याद रखिए जो पहली कलर की पट्टी होगी वो आपको फर्स्ट डिजिट की वैल्यू देगी, दूसरे वाली कलर की पट्टी आपको सेकंड डिजिट देगा, और तीसरे वाले कलर की जो पट्टी होगी वो आपको 10 की पावर बताएगी, और चौथा जो पट्टी है वो या तो गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का या नो कलर का। अगर वो गोल्ड का होता है तो वो इस रेजिस्टेंस के अंदर 5% की एरर बताएगा, अगर सिल्वर का होता है तो 10%, और अगर वहाँ कोई कलर नहीं है मतलब उस रेजिस्टेंस में 20% तक की टॉलरेंस हो सकती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, देखिए सेल के अंदर अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है और वो रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से बढ़ती है, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता है तो भी वो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस कम होगी। याद रखिए इस रेजिस्टेंस का कोई भी लेना देना इलेक्ट्रोड के मटेरियल से नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट पे ये जरूर डिपेंड करती है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं सेल इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मोड। जब कोई सेल डिस्चार्ज मोड में होता है, जो कि सेकंड वाला डायग्राम है, उसे ध्यान से देखिए, तो सेल जो है वो अपनी ईएमएफ से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ईएमएफ सेल के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस है उस सूरत में जब वो करंट नहीं दे रहा होता। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। जब वो करंट देता है तो उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है एज पर ओम्स लॉ, और इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो एग्जैक्टली ई के बराबर नहीं आता। रादर हम ये कह सकते हैं
कि सेल का ईएमएफ दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, जिसको कि हम कैपिटल वी लिखते हैं, इसको हम कैपिटल वी को आई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसको हम आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं। देखिए, सभी सेल्स की चार्जिंग नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी चार्जेबल सेल्स होते हैं उनको हमें पोटेंशियल डिफरेंस के एक ऐसे स्रोत से जोड़ना पड़ता है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो। उस सूरत में वो इस सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। डिस्चार्जिंग के समय जिस सोर्स को आपने यहाँ कनेक्ट किया है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ का मुकाबला भी करेगी, और साथ ही साथ जो भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है या सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। इसलिए चार्जिंग के दौरान जो इक्वेशन होता है वो होता है V = E + I × R, जहाँ R स्टैंड करता है इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉ दो भाग में बटे हुए हैं। किरचॉफ्स का जो पहला नियम है वो जंक्शन लॉ कहलाता है, और ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी जंक्शन पे बहुत सारे करंट आ रहे हैं या उस जंक्शन से जा रहे हैं तो उस कंडीशन में नेट एंट्री ऑफ करंट और नेट एग्जिट ऑफ करंट बराबर होता है। किरचॉफ का ये पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। आप गौर से इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एंटर करने वाले करंट्स हैं I1, I2, I3 यहाँ से एग्जिट कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, I5 भी एंटर कर रहा है, I6 भी एंटर कर रहा है, और जैसा कि मैंने पहले बोला I3 और I7 यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो जो एग्जिटिंग करंट है उनको हमने नेगेटिव में लिखा है और जो एंटरिंग करंट है उनको हमने पॉजिटिव में लिखा है, और इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आता है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, जिसको हम किरचॉफ लॉ 2 कहते हैं, जिसको हम लूप रूल भी कहते हैं, वो ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड सर्किट इक्वल्स टू 0। यानी किसी भी सर्किट के एक पूरे क्लोज्ड लूप के अलोंग अगर आप घूम जाएं तो जितने भी ईएमएफ होंगे और जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे उनका जो समेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए, किरचॉफ के इस नियम को समझाने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी लूप में, जो कि लूप यहाँ ही दिखाया गया है, इस लूप में मान लीजिए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब याद रखिए, आपके करंट के डायरेक्शन में अगर आप किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी यानी IR होगी वो नेगेटिव, और अगर आप किसी रेजिस्टर को करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो उस सूरत में उसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी पॉजिटिव। दूसरी तरफ अगर आप किसी सेल से क्रॉस करते हैं और उसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाते हैं तो उसकी ईएमएफ आपको लेनी होगी नेगेटिव, और अगर आप उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं तो आपको उसकी ईएमएफ आपको लेनी होगी पॉजिटिव। आइए हम इस लूप के लिए किरचॉफ्स लूप रूल का यूज़ करें और हम सीखें कि हम साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं। तो देखिए, हमने A से शुरुआत की है। सबसे पहले हम A से B की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे R1 रजिस्टर मिलता है और उसका करंट I1 है और मैं भी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरा ये जो टर्म होगा एज पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद मैं B से जब C की तरफ जाता हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस R2 मिलता है, और अगेन मैं I2 करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो उस कंडीशन में I2 × R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी मुझे नेगेटिव में लिखना होगा। इसी ब्रांच में मैं सेल ऑफ EMF E1 से भी गुजरता हूँ, और जब मैं इस सेल को गुजर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए इसकी EMF भी साइन कन्वेंशन के अनुसार नेगेटिव हो जाएगी। फिर मैं अगले ब्रांच C से D तक जाता हूँ। जब मैं C से D तक जा रहा हूँ तो मैं रजिस्टर R3 से गुजरता हूँ, लेकिन इस बार जो करंट है वो मेरे ऑपोजिट आ रहा है। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए I3 और R3 का प्रोडक्ट मुझे लिखना होगा पॉजिटिव। उसके बाद मैं D से E वाले ब्रांच में जाऊंगा। अगेन मैं एक सेल से गुजरूंगा जिसकी EMF E2 है और मैं उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन के अनुसार मुझे E2 का EMF लिखना होगा पॉजिटिव। इसी तरह से मैं जब E से F वाले ब्रांच में जा रहा हूं क्लॉकवाइज घूमते हुए, तो याद रखिए मैं सेल E3 को क्रॉस करता हूं और उसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस करता हूं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसका भी EMF मुझे लिखना होगा E3। उसके बाद मैं एक रजिस्टर R4 से मिलता हूँ जिसको मैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही मिल रहा हूँ क्योंकि करंट उसमें क्लॉकवाइज ही है, E2F है, तो उसका भी जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो मुझे लिखना होगा नेगेटिव में। और आखिरकार मैं F से A वाले ब्रांच में जा रहा हूँ। यहाँ जो करंट है वो मेरे रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस R5 को क्रॉस करता हूँ, इसलिए I5 और R5 का जो प्रोडक्ट होगा वो मुझे लिखना होगा पॉजिटिव।
इस तरह से हम लूप का इक्वेशन लिखते हैं और फाइनली उसको 0 पुट करते हैं और 0 पुट करने के बाद जो भी अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं हम वहाँ से निकालते हैं। आइए कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। रेजिस्टेंस के दो तरह के कनेक्शंस को हमें पढ़ना होता है। हालांकि कनेक्शंस बहुत तरह के हो सकते हैं, पर दो एक्सट्रीम केसेस जो हैं वो हैं सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ की पहचान ये है कि जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे वो सेम करंट कैरी करेंगे, इक्वल नहीं, सेम करंट कैरी करेंगे। यानी जो करंट एक रजिस्टर में इंटर हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम करंट दूसरे रजिस्टर में इंटर होगा, तब हम कहेंगे कि सारे रजिस्टर्स सीरीज़ में हैं। अब देखिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना इक्विवेलेंट बहुत आसान है। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन सभी रजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम I इंटू आर इफेक्टिव या आर सीरीज या आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम करंट इंटू उन रजिस्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चूँकि करंट सभी में सेम होगा तो करंट कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2। अब देखिए अगर हमें किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से फॉर एग्जांपल R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं एज पर ओम्स लॉ। और सीरीज रेजिस्टेंस के इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो टोटल करंट होगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जिससे साफ साफ हम देख सकते हैं कि V1 की वैल्यू आती है V अपॉन RS डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई R1, और RS की वैल्यू हम पहले से जानते हैं सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होती है। तो अगर हम इसको यूज़ कर लें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना आएगा। इसी तरह से अगर आप V1 के बाद V2, V3 और भी जो रेजिस्टर्स हैं उनकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें और उनकी रेशियो लें तो आपको दिखेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। देखिए रेजिस्टेंस के सीरीज़ के बाद हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं जिसमें जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनके दोनों पॉइंट के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तभी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब देखिए जो करंट है इस कॉम्बिनेशन में वो इन सभी रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं I1, I2, I3 और बाकी रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हुआ है। करंट थ्रू एनी रजिस्टर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ अगर हम करंट थ्रू R1 लिखना चाहते हैं तो हम I1 को लिखेंगे V डिवाइडेड बाई R1। इसी तरह हम I2 को लिखेंगे V डिवाइडेड बाई R2। आप नोटिस करिए कि जितने भी रेजिस्टेंस के करंट्स होंगे वो सारे के सारे उन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है। इसी को यूज़ करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि इन n रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया है। उसके बाद हम हर करंट को पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस लिखेंगे। जब हम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो हम उसको V डिवाइडेड बाई RP लिखेंगे, जहां RP इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 को हम लिखेंगे V बाई R1, I2 को हम लिखेंगे V बाई R2 एंड सो ऑन। लेकिन चूंकि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्विवेलेंट वैल्यू ये मिलता है। चलिए अब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। अगर बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स यानी जिनकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो उनको हम सीरीज़ में लगा दें और सेम पोलैरिटी में लगा दें। सेम पोलैरिटी का मतलब है कि सभी जो करंट हैं वो सभी जो सेल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे। तो उस कंडीशन में इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर हम एक सेल से रिप्लेस करें तो उसकी जो EMF होगी वो होगी n मल्टीप्लाइड बाई E, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड E इज़ द EMF ऑफ ईच एंड एवरी सेल। तो EMF होगी NE और इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी NR, बिकॉज दे आर ऑल इन सीरीज, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R, जिससे कि आप करंट को लिख सकते हैं NE अपॉन R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r। ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब इस NR की वैल्यू कैपिटल R के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होगी, और उस सूरत में हम कह सकते हैं कि आपका करंट जो होगा दैट इज़ NE डिवाइडेड बाई कैपिटल R। हाउएवर इनमें से कुछ सेल्स को अगर हम रॉन्गली कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। रॉन्गली कनेक्ट करने का मतलब उन सेल्स की पोलैरिटी बाकी सेल्स के अपोजिट है, यानी हमने पॉजिटिव नेगेटिव करके बीच में कुछ सेल्स ऐसे लगा दिए जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिए। तो उस कंडीशन में एक सेल का जो EMF होगा वो -E की तरह ट्रीट होगा और उस -E को न्यूट्रलाइज करने में एक +E भी चला जाएगा। यानी एक सेल को अगर आप गलत लगाते हैं तो 2 EMF का आपको नुकसान होगा। तो अगर आपने M सेल्स को गलत लगाया है तो जो टोटल नुकसान आपको EMF का उठाना पड़ेगा वो होगा 2M। लेकिन ध्यान रहे इससे इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को पोलैरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, माइंडेड जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो NR ही होगी।
इसी तरह से अगर हमने बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाया है, तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम एक सेल से रिप्लेस करें तो उस सेल की ईएमएफ हम लिखेंगे ई, और उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे R/N, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो कैपिटल R प्लस स्मॉल R/N हो जाएगी, बिकॉज कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। याद रखिए, हमने इन सभी सेल को एक सेल से रिप्लेस किया है। तो आप एक सिंपल सर्किट अपने दिमाग में लाइए जिसमें केवल एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R/N और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा कैपिटल R प्लस R/N। इस सर्किट का करंट मैक्सिमम तब होगा जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी। अगेन इस कंडीशन में हमारा जो नेट जो मैक्सिमम करंट होगा दैट विल बी NE डिवाइडेड बाई स्मॉल r। याद रखिए, अगर आपको बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स दिए गए हों और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप उनको सीरीज़ में ही कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर काफ़ी छोटा है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ऑर्डर सेम हो, तो जिस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, इस डायग्राम में दिख रहे सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, इनकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। आइडेंटिकल सेल्स के m सेल्स को हमने एक रो में प्लेस किया हुआ है और ऐसे ऐसे n रोज को हमने पैरेलल में डाला हुआ है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ से बाहर आता है, यानी यहाँ गिनती में जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो होंगे m×n। अब आप देखिए, अगर हम किसी एक रो की ईएमएफ नेट लें तो सीरीज़ में होने के कारण इनका जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा m×e, बिकॉज सीरीज़ में ईएमएफ ऐड होती है, अभी हमने पढ़ा था, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा m×e। जबकि पैरेलल में अगर सेल्स लगे हुए हैं तो ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कुल मिला के इस कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ आएगा वो होगा me। अब आइए बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। एक रो के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इंटरनल वो होगी m×r, और चूंकि ऐसे ऐसे n रोज पैरेलल में हैं तो हम इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिख सकते हैं mr/n। सो mr/n विल बी द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r। अगर इसको जोड़ दें तो हमें नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मिलता है कैपिटल R प्लस mr/n, फिर r इज द स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये देखिए हमारे करंट की वैल्यू है जो आपके सामने लिखी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा रीशफल किया है और इस डिनोमिनेटर को हमने एक अलग तरीके से लिखा है। अगर आप इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं तो अब देखिए, करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, और ये डिनोमिनेटर मिनिमम तभी होगा जब ये होल स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा। इससे हमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन आसानी से मिल जाएगी, और जो कंडीशन हमें फाइनली मिलती है वो है n×R इक्वल टू m×स्मॉल r, n×R इक्वल टू m×स्मॉल r। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने की काफ़ी उम्मीद है, आप m और n में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाएंगे उस समय सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम करंट जाएगा।